क्या हुआ जो दिन निकल गया, अभी तो पूरी रात बाकी है और यूं ही नहीं हिम्मत हार सकता मैं, अभी तो कामयाबी से मुलाकात बाकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। जी हाँ दोस्तों आप लोग का एग्जाम करीब आ रहा है। झारखंड बोर्ड को ऑफिशियल मॉडल पर आप सभी के सामने लेकर आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है और ये झारखंड बोर्ड ने खुद लॉन्च किया। आप लोग क्वेश्चन बैंक में आप लोग ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, झारखंड बोर्ड की तरफ से दोस्तों ये ऑफिशियल जारी किया गया और इससे आप लोग क्वेश्चन एग्जाम में 100% बनेंगे। 110% नहीं होता है, 100% जरूर बनेंगे। तो एक एक सवाल को देखना। सोशल साइंस का देखने वाले हैं आप लोग, इसमें हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, इसमें आपको ज्योग्राफी यानी भूगोल का भी क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन है और आप लोग का पॉलिटी यानी कि नागरिक शास्त्र का भी क्वेश्चन है। तो चलिए फटाफट से आप लोग नए पैटर्न के आधारित 30 ऑब्जेक्टिव सवाल देखते हैं जो आप लोग एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई। और सभी को एक काम जरूर करो, शेयर कर दो आगे इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए। और हमारा लाइव क्लास में अभी तक नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन नहीं, आप लोग डेली शाम को लाइव क्लास होता है 6 बजे, जरूर जुड़िएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर ये ऑफिशियल मॉडल सेट है, प्रश्न पत्र प्रारूप है, इसी आधार पर आप लोग सवाल पूछा जाएगा। जी हाँ, झारखंड बोर्ड का आप लोग क्वेश्चन बैंक जो जारी हुआ है उसमें आप लोग इसको देख सकते हैं, साफ साफ लिखा है। तो ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक सवाल को देख लीजिए, आप लोग क्वेश्चन बैंक देखना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको समझा भी दूंगा। तो चलिए पहले सवाल शुरू करते हैं। टोटल 30 सवाल इसमें हम लोग को बताने वाले हैं। पहला सवाल है, वह राज्य जहां के राजनीतिक सत्ता उसके सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे कहते हैं। दोस्तों वह राज्य जहां की राजनीतिक सत्ता वहां के सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं राष्ट्रीय राज्य। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया? तो सभी को पता है जो बिस्मार्क जी थे। जी ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क ने किया रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर सवाल क्या है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? तो ये किए थे क्या? महात्मा गांधी जी ने। जी हाँ, ये सवाल पूछा भी गया है कई बार एग्जाम में। चलिए अगला सवाल, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन दोस्तों हुआ था 1930 ईस्वी में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में, याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अगला है, बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की? बृहद उत्पादन मतलब बड़ी मात्रा में। ठीक है, जब उत्पादन हुआ, उद्योगों में उत्पादन हुआ, तो वो कहां से शुरू हुआ था? अमेरिका में। आप लोग जानते हैं फोर्ड मोटर्स, ठीक है, इसमें पहला कंपनी था जिसने बृहद उत्पादन शुरू किया था, बहुत ज्यादा मात्रा में कार का निर्माण किया था। फोर्ड मोटर्स के निर्माता दोस्तों कौन है? कमेंट में जरूर बोलिएगा, फोर्ड मोटर्स के निर्माता कौन है? कमेंट में बोलिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा है इसको। अगला प्रश्न है, एशिया और यूरोप को उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? एशिया और यूरोप को उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को दोस्तों सिल्क मार्ग यानी कि रेशम मार्ग, सिल्क रूट जिसको बोलते हैं, वो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित की गई? दोस्तों भारत में पहली जूट मिल जो है बंगाल में स्थापित की गई थी। ठीक है, पहला जूट का मिल कहां स्थापित किया गया था? तो बंगाल में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? 8 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग है, रसायन उद्योग है, चीनी उद्योग है, लौह इस्पात उद्योग। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग जो है दोस्तों लौह इस्पात उद्योग है, मतलब लोहे का जो फैक्ट्री है, सबसे बड़ा लोहे का मतलब कंपनी है विश्व में। ठीक है, बाकी जितने हैं उतना बड़ा नहीं है, बट लोहे का उद्योग बहुत बड़ा है। नेक्स्ट, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा चलाया गया? पुर्तगालियों द्वारा, डचों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा कि अंग्रेजों द्वारा? तो याद रखिएगा, भारत का जो पहला प्रिंटिंग प्रेस चलाया गया था किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा चलाया गया था। और पहला प्रिंटिंग प्रेस का अगर पूछे आविष्कार किसने किया था, तो नाम याद रखिएगा, गुटेनबर्ग ने। ठीक है, गुटेनबर्ग ने दोस्तों पहला प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। एग्जाम ये भी पूछ सकता है। और किन लोगों द्वारा? तो पुर्तगाली लोगों के द्वारा चलाया गया था। जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का नाम क्या है? तो जापान की सबसे पुरानी मुद्रित, सबसे पहला जो छापा गया था बाइबिल बोल रहा है, डायमंड सूत्र। ठीक है, जापान का बोल रहा है ना, सबसे पहले मुद्रित पुस्तक बाइबिल हो जाएगा। मतलब सबसे पहले किसी किताब का मुद्रण हुआ था तो दोस्तों बाइबिल था। ठीक है, लेकिन अगर जापान का पूछो तो क्या रखिए, याद रखिएगा, जापान का डायमंड सूत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जापान का सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक क्या है? डायमंड सूत्र। अगला है, बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बेल्जियम में दोस्तों जर्मन और फ्रेंच भाषा बोली जाती है। कौन सी? जर्मन और फ्रेंच। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बस एक बार देख लो, रिवाइज भी करना, फिर आप लोग याद रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल क्या है, संघात्मक सरकार किस देश में है? तो आपको पता है चीन में, जापान में और फ्रांस में। यहाँ पर संघात्मक सरकार नहीं है, सिर्फ भारत में ही ऐसा देश है दोस्तों जहां संघात्मक सरकार है। ठीक है, उत्तरी आयरलैंड देखिए संघात्मक सरकार होता है और एकात्मक सरकार होता है, तो इन देशों में हो सकता है एकात्मक सरकार हो, संघात्मक भारत में होता है। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड देश है। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड कौन सा देश है? तो ईसाई बहुल देश है। देखिए आपको क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा अटपटा टाइप का हो, लेकिन जैक बोर्ड में दोस्तों सोशल साइंस में इसी प्रकार के अटपटे क्वेश्चन ही पूछेंगे। जी हाँ, आप लोग, मैं अभी से कह रहा हूं, जितना ऑब्जेक्टिव में सवाल आप लोग को दे रहा हूं आप लोग करते जाओ, देखना एग्जाम में आपको 30
में से भाई 27-28 क्वेश्चन आराम से आप बना लोगे। ठीक है, और अच्छा से अगर समझ लो, पर डे क्लास करते हो तो 30 में 30 आप लोग बना सकते हो, बस सही से समझ लो। ठीक है, मैं नहीं तो 27-28 कहीं नहीं जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, चलो अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य की विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? तो दोस्तों राज्य की विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? 5% से कम है। ठीक है, राज्य के विधानसभा में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है कितना है? 5% से भी कम है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार भारत कैसा देश है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्म प्रधान नहीं, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है भारत के लोग कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, कोई भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को लेकर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। तो भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कई धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, सबको बराबर का अधिकार मिलता है। तो ये धर्मनिरपेक्ष देश है। ऐसा नहीं कि भाई अब भारत मतलब ऐसा नहीं कि भारत में सिर्फ हिंदू या मुस्लिम धर्म को माना जाता है या फिर सिर्फ ईसाई या सिख को माना जाता है। नहीं, सब धर्म को यहाँ माना जाता है, सब धर्म के लोग रहते हैं। किस प्रकार की सरकार सबसे बेहतर मानी जाती है? तो आप लोग पता है लोकतांत्रिक सरकार, क्योंकि वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है, लोगों का ख्याल रखता है। क्योंकि भाई अगर वो लोग चुनाव जीता और कुछ काम नहीं किया ना, तो फिर दूसरे बार उसको गद्दी से उतार देगा। क्योंकि लोकतंत्र में सरकार क्या लोगों के लोगों के साथ से, लोगों का सपोर्ट से बनता है ना। इसलिए भारत में लोकतांत्रिक सरकार के कितने अंग हैं? तो लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग होते हैं। ठीक है, क्या क्या? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, याद रखना। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। एक एक सवाल को देखो, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल इसमें से एग्जाम आप लोग जरूर बनेंगे, क्योंकि ये ऑफिशियल क्वेश्चन है। जैक बोर्ड जेसीईआरटी के ये ऑफिशियल क्वेश्चन है, कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है। तो एक एक सवाल को देखना, और इसी प्रकार के सवाल एग्जाम में आप लोग देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है, धार्मिक आधार पर डैश सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है? धार्मिक आधार पर दोस्तों राजनीतिक जो है ना, सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो सूचना का अधिकार अधिनियम दोस्तों अक्टूबर 2005, यानी कि आरटीआई जिसको बोलते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो कब पारित किया गया? अक्टूबर 2005 में पारित किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 24 दिसंबर। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह क्या कहलाता है? वो विकसित देश कहलाता है। जी हाँ, विकसित मतलब डेवलप्ड कंट्रीज, उसका जो आय होता है प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होता है दूसरे देश के मुकाबले, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देश। अगला प्रश्न चलिए हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग का 22 नंबर, तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तृतीय क्षेत्र बोलते हैं सेवा क्षेत्र, जहां पर सेवा करते हैं। जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, एक सेवा ही तो है। आप लोग स्कूल में सर आपको पढ़ा रहे हैं, सेवा है। बैंक में जा रहे हो जो आपके लिए काम कर रहे हो, वो भी सेवा है। आप बसों से जा रहे हो, जो बस चला रहे हो, वो भी एक सेवा है। होटल में रह रहे हो, वो भी एक सेवा है। मतलब ये सारे तृतीय क्षेत्र के उदाहरण है जो भी सेवा है। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित है? हाँ, जैसे हॉस्पिटल जा रहे हो, वहाँ जो भी डॉक्टर नर्स है वो भी एक सेवा कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी गाड़ी में चल के जा रहे हो, वो भी एक सेवा है, सारा चीज। तो सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया सकता है? तो उपरोक्त सभी मतलब समझो क्या है। प्रति व्यक्ति आय भी देखा जाता है, औसत साक्षरता दर भी देखा जाता है, लोगों का स्वास्थ्य स्तर भी देखा जाता है। और तीनों चीजों को देख करके पता लगा जाता है कि हाँ भाई चलो यहाँ का जो है आर्थिक स्तर, सामान्यतः किसी देश का विकास स्तर सही है कि नहीं। क्योंकि अगर किसी देश में प्रति व्यक्ति आय कम है तो विकास तो होगा ही नहीं। अगर कहीं साक्षरता दर घटी है, पढ़ा लिखा लोग नहीं है उतना, तो वहाँ विकास नहीं होगा। अगर लोगों का स्वास्थ्य नहीं है, भाई बीमार हैं, तो फिर कैसे विकास होगा? तो इसलिए सभी होना चाहिए, उपरोक्त सभी, सभी के सभी। क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों क्षेत्र 3 प्रकार के होते हैं ना, आप लोगों को बता दिए, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। ठीक है, तो 3 प्रकार के क्षेत्रक होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्षेत्र क्वेश्चन सही से पूछना चाहिए था। क्षेत्र में 2 क्षेत्र भी आता है, संगठित और असंगठित क्षेत्र भी होते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ क्वेश्चन थोड़ा फॉल्ट है। चलो आगे देखो, ऋण के अनियमित स्रोत कौन कौन से हैं? तो ऋण के अनियमित स्रोत दोस्तों है आप लोगों का, देखो अनियमित व्यापारिता साहूकार है, बैंक संबंधी है, साहूकारता बैंक है, सहकारिता संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं और बैंक है। देखो अनियमित मतलब है जो प्राइवेट लोग जो ऋण देते हैं ना, उसको बोलते हैं अनियमित। तो व्यापारी तथा साहूकार, ठीक है, ये आपका अनियमित, क्योंकि ये प्राइवेट लोग है, सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है नहीं है। बैंक रजिस्टर्ड इसलिए नहीं होगा। साहूकारता बैंक, इसमें बैंक है, ये भी नहीं होगा। सहकारी संस्थाएं और बैंक, सहकारी संस्थाएं या बैंक, ये सभी तो बैंक क्या है? सरकारी है। तो क्या हो जाएगा? व्यापारी और साहूकार जो है दोस्तों ये आप लोगों का अनियमित स्रोत है, यानी कि ये प्राइवेट ऐसे आदमी है जो ऋण देते हैं। भारत में मुद्रा कौन जारी करता है? तो आरबीआई, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा जारी करता है। निम्न में से 29वां देखिए, कौन वैश्वीकरण में सबसे कम लाभ हुआ है? किसको वैश्वीकरण में सबसे कम लाभ हुआ है? तो कृषि क्षेत्र दोस्तों याद रखें, कृषि क्षेत्र जो है, खेती क्षेत्र जो है, इसमें वैश्वीकरण में इसको सबसे कम लाभ हुआ है। मतलब किसानों को सबसे कम लाभ हुआ है वैश्वीकरण से, उन लोग ज्यादा कुछ फायदा हुआ नहीं।
अगला सवाल देखिए, घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ना क्या कहलाता है? तो घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ना ही तो वैश्वीकरण कहलाता है। यानी इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण मतलब क्या? जब कोई बहुत सारे देश मिलकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना संबंध स्थापित करता है, सामान बेचता है, तो उसको बोलते हैं वैश्वीकरण। ठीक है, बहुत सारे देशों का आपस में मिलना, तालमेल बैठाना। तो घरेलू अर्थव्यवस्था मतलब हमारे देश का बाजार और विश्व का अर्थव्यवस्था को जोड़ देते हैं। यहाँ का सामान जाके विश्व में बेचा जा सकता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं। दूसरे देशों में जाके बेचा जा सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? अर्थ वैश्वीकरण। ठीक है, तो ये था दोस्तों 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बोलेगा, ताकि आगे भी हम इस प्रकार के वीडियो आप लोगों के लिए ले आएं। ठीक है, और हाँ, अपने दोस्तों को, 5 खास दोस्तों को जरूर शेयर करना ये वीडियो। ठीक है, 5 खास जो भी आपके दोस्त है, जो आपके साथ पढ़ते हैं 10th क्लास में, आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो। आप उनको जाके पर्सनली बताओ कि हाँ भाई देखो, पढ़ो, बट करो, अच्छा होगा, वो भी सीखेंगे। और किसी का अच्छा करोगे भाई तो आपका अच्छा जरूर होगा। हो सकता है वो एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लेकर आए हो। ठीक है, तो पढ़ो, मेहनत करो। चलो, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी इतना ही, फिर नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।